सशक्त भारत के स्वप्न का जो प्रहरी बन जागता है, जहां राष्ट्र हो प्रश्न वहां उत्तर बन जाता है। सुरक्षा के इस महामंच पर संकल्पों की बात होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति के शिखर पुरुष से अब हमारी मुलाकात होगी। अब वक्त है उस शख्सियत को आमंत्रित करने का जिनकी आंखें वहां भी देख लेती हैं जहां रेडार्स तक फेल हो जाते हैं। The man who transformed India's defense from reactive to proactive. वो जिन्होंने भारत को यह विश्वास दिया कि भारत अब रुकने वाला नहीं, भारत अब झुकने वाला नहीं। तो जोरदार विजय घोष से स्वागत कीजिए शांति का पथ शक्ति से तय करने वाले, कीर्ति चक्र के शौर्य से सम्मानित The third eye of the nation, ladies and gentlemen, to deliver the keynote address. Put your hands together for the statesman, the strategist, the sentinel, the national security advisor of Bharat, Shri Ajit Doval ji. जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, अभिनंदन आप लोगों का। भारत के श्रम, रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मांडविया जी, इस विभाग की सचिव श्रीमती पल्लवी गोयल, क्षमा कीजिएगा, और हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा खड़से जी और एडिशनल सेक्रेटरी श्री मिश्रा जी, प्रतिष्ठित यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, और विशेषकर इस सभागार में उपस्थित 3000 वो युवा जो एक बड़े भारी कंपटीशन के बाद यहाँ पर आए हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का ये अवसर दिया। थोड़ा असमंजस था मुझे, मैंने कहा भी कि मेरा क्षेत्र, मेरा अनुभव यूथ के साथ उम्र का एक बड़ा भारी गैप, आप लोगों में से अधिकतर मेरे से 60 वर्ष से अधिक छोटे हैं। मैं स्वाधीन भारत में नहीं, उस भारत में पैदा हुआ था जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ था। तो मैं आपसे क्या बात कर सकता हूं? क्या चीज है जिस विषय पर मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं? जब मेरा यौवन था तो उसको मैं भूल चुका, बहुत समय हो गया, और जो आपका युवा काल है उसके अंदर इतना परिवर्तन आ चुका है कि मुझे कई चीजों का ज्ञान भी नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है, मैं जब युवा भी था और आज भी, एक चीज का मैंने देखा, वो हमेशा आपके साथ चलती है, आपको पता हो या न हो, आप कॉन्शियस हो या न हो, चीज बहुत छोटी है लेकिन वो आपके जीवन की लोकाई को डिटरमिन करती है, उसकी गति और उसका क्या अंत में वो कहां पहुंचेगी इसका निर्णय करती है। वो होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी निर्णय लेते हैं। युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करने पड़ते हैं,
और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने पड़ेंगे। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। तो अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे और यह निर्णय लेने की क्षमता आपको अभी से विकसित करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, आप भारत के जागृत युवक हैं। निर्णय कैसे लें, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं। मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से निर्णय लें। आज का निर्णय तो लगता है कि ठंड बहुत है, रजाई में बैठे रहें, लेकिन अगर आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लगता है नहीं, मुझे 4 बजे दौड़ने के लिए जाना ही चाहिए, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस रखनी चाहिए। अभी 1 जनवरी को कई लोगों ने बहुत सारे निर्णय लिए होंगे। कल से पक्का सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा, जिम में रोज जाऊंगा, खूब दिल लगा के पढ़ाई करूंगा। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने निर्णयों को दूरअंदेशी से करें। हर निर्णय को लेने के साथ ये सोचें कि इस निर्णय के बाद मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एक कदम उठाने से पहले अगले 2 कदम की सोचें। जीवन के अंदर में ड्रीम्स से जीवन नहीं बनते, पर ड्रीम्स उनको एक दिशा देते हैं, आवश्यक है। उन ड्रीम्स को डिसीजंस में बदलना पड़ता है और उन डिसीजंस को लाइफ की रियलिटीज में बनना पड़ता है। कुछ लोग जो इसे कर पाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। बाकी लोग ड्रीम्स के से और डिसीजन तक के कुछ वाक हो जाते हैं, कुछ डिसीजन से इम्प्लीमेंटेशन तक में भटक जाते हैं, तो गंतव्य तक नहीं पहुंचते। आप सब लोगों में असीम संभावनाएं, आप में यौवन की ऊर्जा है, आप में बड़े बड़े सपने हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो प्रवाह है जो ये कहता है कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। उस तरह की शक्तियों को लेकर आप आए हैं और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए
बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में एक बहुत बूढ़ा रवि रहता था, यू। वहां का जो बिशप था वो दोनों बहुत दोस्त थे। तो एक दिन बिशप उसके घर पे आया तो रवि जो था करीब 80-85 साल का था, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रवि क्या बात है, आज तुम उदास लग रहे हो? नहीं, उसने कहा सोच रहा था। उसने कहा क्या सोच रहे थे? उसने कहा मैं ये सोच रहा था कि जूस का क्या होगा। उसने कहा देखो पिछले 2000 सालों से तुम संघर्ष कर रहे हो, 2000 सालों से यात्राएं सह रहे हो, 2000 सालों से तुम्हारे ऊपर इतनी अधिक वो हुई, प्रोग्राम थे दुनिया में, क्या तुम्हें इस बात का रोना आ रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे इस बात का रोना नहीं आ रहा। मेरे विचार में एक ख्याल आया कि इन हजारों सालों तक संघर्ष की जिस परंपरा से, जिस आग को जिंदा रखा है, कहीं आने वाली पीढ़ियां इसको भूल तो नहीं जाएंगी, और भूल तो नहीं जाएंगे कि हमें अपने आप को फिर से शक्तिशाली बनाना है, अपनी रक्षा करनी है। ये भाव था, ये बड़ा पावरफुल सेंटिमेंट है, और हमें अपने उस सेंटिमेंट से ही प्रेरित होना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें होती हैं हमारे ऊपर, कई सारी इस तरह के आघात होते हैं जिससे हमें लगता है कि अगर हमारे साथ में अन्याय हुआ है, अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे गांव जलाए गए, हमारी मातृशक्ति का अपमानित किया गया, तो इसका हम भी अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, हर रूप से, आर्थिक रूप से, रक्षात्मक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने ये बताया कि आवश्यक है कि आप जीवन में सही निर्णय लें और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाएं।
मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग काफी जागरूक हैं। मैं एक दूसरी बात पे कुछ कहना चाहता हूं। प्रश्न इस बात का ये जरूरी है कि आप सही निर्णय लें, लेकिन सही निर्णय लेने के बाद भी वो निर्णय पर आदमी चल नहीं पाता। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक राइट डिसीजंस, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर डिसीजंस राइट। आपने अगर निर्णय लिया तो आप उसे सही बनाइए, और डिसीजंस राइट बनाने में ही कठिनाई होती है, वहीं पर संघर्ष करना पड़ता है। इस अपने डिसीजंस को जो आप लेते हैं उनको राइट करने के लिए आपको खटना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मिटना पड़ता है, जल तिल तिल भर के जलना पड़ता है और लंबे समय तक चलना पड़ता है। एक दिन में सपने पूरे नहीं होते, एक किसी काम को करने से मंजिल नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कई काम होते हैं जो आपको करने हैं। देखिए, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन कुछ क्षण, कुछ घंटे, कुछ दिन आपके साथ रहता है। आपका डिसिप्लिन इंड्योरिंग होता है, वो आपके साथ रहता है। उस मोटिवेशन को परिवर्तित करना पड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तित करके उसको डिसिप्लिन में लाने में। जब आपके जीवन का वो भाग हो जाता है तो कुछ दिनों में वो आपका आदत हो जाती है और फिर वो परमानेंट हो जाता है। आप सोचते हैं कि मुझे सवेरे 3:30 बजे या 4 बजे उठना चाहिए। पहली बार शायद आप किसी बात से मोटिवेट हुए होंगे कि किसी ने कहा होगा कि आप अगर सवेरे उठते हैं, आप अगर अपना फिजिकल फिटनेस ठीक रखते हैं, आप योगा करते हैं, समय लगता है उसके लिए। आप 9 बजे उठ के नहीं कर सकते। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो 3 दिन तो आपने किया, चौथे दिन आप भूल गए। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन आ जाता है तो फिर ये हो जाए, और अगर वो आपका नेचर बन जाता है तो फिर जीवन भर आप भी करते रहते। तो अपना मोटिवेशंस को अपने डिसिप्लिन में परिवर्तित करें, ये एक इंपॉर्टेंट टिप है। ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप निर्णय लें तो इसमें जो काम करना होता है उसको पोस्टपोन करने की आदत मत डालें। अगर कोई काम करना है तो वो अभी करना है, आज ही करना है। मैं इसको आधे घंटे के लिए नहीं पोस्टपोन करूंगा। अगर आपने उसको पोस्टपोन किया तो ये भी हैबिट फॉर्मिंग होता है, यह आपकी आदत बन जाएगी और आप जीवन में अच्छे कामों को करने की इच्छा तो होगी, लेकिन आप उसे पोस्टपोन करते जाएंगे। पोस्टपोन मत करिए। दूसरी बात, कभी कभी किसी कारणों से व्यवधान हो भी जाए तो डोंट क्विट। टेनेसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। आपकी लगन, उस लगन के साथ में लगे रहें, क्विट मत करें, सरेंडर मत करें। कष्ट आएगा, रुकावटें आएंगी, तकलीफें आएंगी, ठहरना होगा तो ठहरेंगे, लेकिन ना अपनी मंजिल छोड़ेंगे, ना अपना रास्ता बदलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो पूरे जोश के साथ बढ़ेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि अपने ऊपर विश्वास मत छोड़ें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, पुराना धर्म कहता है नास्तिक वो है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। यदि आप को ईश्वर पर विश्वास है तो अपने पर विश्वास करना सीखिए। आप इसको कर सकते हैं। ये शक्ति आप में अपने आप आ जाएगी अगर आप अपने आप को ये करेंगे। मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूं?
इसलिए कि आप भविष्य के नेता हैं। अगर आप भविष्य के नेता हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे तो आपको उन डिसीजंस को कामयाब बनाने के लिए पूर्ण आस्था, पूरी कमिटमेंट, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ समर्पित होना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और कारण भी है जो मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। ये बात सही है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरे 81 साल के जीवन का अनुभव है। और आप लोगों को गुमराह करने से बड़ा पाप मैं कोई नहीं कर सकता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये मेरे अनुभव के आधार पर भी है, और मेरा अनुभव मेरे अपने जीवन का नहीं, और हजारों लोगों के साथ जो मेरे जीवन का अनुभव रहा उस पर भी। जब आप अपने आप को इस तरह से ढालते हैं, 5 साल का टाइम दीजिए, केवल 5 साल, कि मैं जो निर्णय करूंगा उस पर अटल रहूंगा। 5 साल अगर आपने यह काम किया, आप में एक अद्भुत एनर्जी पैदा होती है। वो होती है आपकी विल पावर। और ये सब जो मैं कह रहा था वो इसलिए कह रहा था, सही निर्णय लें, निर्णय पर अटल रहें, ताकि आप में वो विल पावर पैदा हो सके। और वो विल पावर क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 11 अप्रैल 2011 को हमारे कंट्री की एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। उनका नाम था अरुणिमा वर्मा। वो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट से आई और अपनी परीक्षा देने के लिए दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। बरेली के पास कुछ डकैतों ने उस पर हमला कर दिया और लोगों से सामान लूटने लगे। अधिकतर लोगों ने दे दिया। उसके गले में चेन थी, उन्होंने चेन खींचने की कोशिश करी, उसने रेजिस्ट किया, उसने नहीं दी चेन। उन लोगों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। दुर्भाग्य देखिए, उसी समय दूसरी ओर से एक ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन से उसका पांव कट के अलग हो गया। रात के 2 बजे का समय था। उस पटरी के ऊपर कई बड़े बड़े चूहे थे, वो उसके मांस को खाने लगे। वो वेदना में कराह रही थी, पर कोई नहीं था। उस सुनसाने में, उस वीराने में कोई नहीं था। वो लहूलुहान, उसका बहुत खून बह चुका था। सवेरे लोग वहां पहुंचे तो उसको उठाया, ले गए। नेशनल प्लेयर थी, दिल्ली लाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उसका उपचार हुआ। और उसकी पूरी टांग काट दी गई, एम्प्यूट करनी पड़ी। वो बिल्कुल एक विकलांग होकर अपने घर में पड़ी थी। लेकिन उसने ये इरादा किया कि नहीं, मैं विकलांग नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। डॉक्टर्स ने कहा कि इस तरह की टांग से तो कोई चढ़ ही नहीं सकता, और इसको भी स्टेबलाइज होने में तो कई साल लग जाएंगे। उसने कहा नहीं, मैं तो आज ही से प्रैक्टिस करूंगा। 13 मई 2013 को उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। पहली एक पांव न होने वाली महिला में एक आर्टिफिशियल उसके साथ में, और वही नहीं, सबसे पहले चढ़ी टॉप पर। जो पूरा गैंग ग्रुप था उसके अंदर में वही बेस कैंप से सबसे पहले आती थी। क्या था उसके अंदर?
फिजिकल स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट, इस सबसे ज्यादा उसके अंदर वो विल पावर थी। और वो विल पावर उसके साथ में एक दिन में नहीं आई। जब उसके जीवन को लोगों ने पढ़ा, समझा, उसने बचपन से ही अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा की थी कि जो उसकी स्ट्रांग विल पावर थी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस 5 साल के शेड्यूल को फॉलो करें। इसके लिए नहीं कि निर्णय सही होंगे, इसके लिए नहीं कि निर्णय को आप निर्णय कर पाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, वो तो मिलेगी, लेकिन उस कमिटमेंट, उसके साथ में, रिगर के साथ में, उस डिसिप्लिन के साथ में अगर आप अपना जीवन जिएंगे तो आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग विल पावर पैदा होगा। और वो विल पावर एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। आप उसकी इच्छा करोगे, वो इतना बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होता है कि वो आपकी फिजिकल एनर्जी, मेंटल कैलिबर, मेंटल टैलेंट वगैरह एवरीथिंग एल्स, वो सब कुछ जीतती हुई आप देखोगे कि जीवन में ये असंभव चीजें क्यों होती हैं। अब तो मेरे अंदर इतनी शक्ति रह भी नहीं गई थी, अब तो शायद मैं नहीं इसके काबिल हूं, लेकिन वही हो जाता है क्योंकि आपके अंदर वो ये डोरमेंट शक्ति ईश्वर अपने द्वारा बनाए हुए हर इंसान में देती है, लेकिन 99% की बिना जागृत हुए खत्म हो जाती है। कुछ लोग इसे जागृत करते हैं और वो अपने डिसिप्लिन से और उसको अपना नेचर बनाकर जागृत करते हैं। आप अपनी उस इच्छा शक्ति को बढ़ा सके, वही इच्छा शक्ति एक राष्ट्रीय शक्ति बनती है। लड़ाइयां क्यों लड़ते हैं हम लोग? कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों, डेड बॉडीज पड़ी हों, कटे हुए गड्ढे हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। द विल ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं कि जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। आज भी आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इसको ना कर सके तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास में सब कुछ है लेकिन वो मनोबल नहीं है तो आपके अस्त्र शस्त्र सब रखे रह जाएंगे। और उसके लिए चाहिए नेतृत्व। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए। उनकी कमिटमेंट, उनकी मेहनत, उनकी टोटल डेडिकेशन हम सब के लिए एक आदर्श हुआ है। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट एक बड़ा भारी योद्धा था। यह आपके लिए रेलेवेंट है क्योंकि आप लोग नेता हैं कल के, आप लोगों ने नेतृत्व करना है। कोई आर्मी का जनरल बनेगा, कोई इंटेलिजेंस का चीफ बनेगा, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई बड़ा भारी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई बहुत अच्छा डिप्लोमेट होगा, कोई राजनीतिक नेता भी होंगे कुछ लोग। नेपोलियन एक बात कहता था, I am not afraid of 1,000 lions led by a sheep, but I am afraid of 1,000 sheep led by a lion. अगर हम 3,000 लॉयन पैदा कर दें, नेपोलियन कहता था मुझे 1,000 शेरों की फौज से डर नहीं लगता। अगर उसका नेतृत्व
एक भेड़ का बच्चा कर रहा हूं, लेकिन अगर भेड़ों की फौज होगी पर अगर भेड़ों की फौज का भी नेतृत्व करने वाला एक शेर होगा तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। क्या इस भारत मंडपम में बैठे 3000 शेर पैदा कर सकते हैं? 3000 वो लोग कर सकते हैं। अगर आप नेतृत्व करेंगे तो देश पीछे चलेगा। जहां आप ले जाएंगे देश वही जाएगा। आज देश कहां जा रहा है? इसकी कल्पना, जिसने इसकी कल्पना करी, मोदी जी ने इसकी कल्पना करी। एक संघर्ष क्या है, एक टीम, जो भी इतना सारा, इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी कमिटमेंट, इतनी इमेजिनेशन के साथ में, इतना डिसिप्लिन है कि वो भी एक तरह से ऑटो मोड पर डिविनिटी के साथ चलते हैं। कहां से विचार आते हैं, नए नए विचार किसी भी क्षेत्र में। हम लोगों का तो थोड़ा स्पेशलाइज फील्ड है, उसमें भी मैं देखता हूं हमेशा उनको कोई एक नया विचार, एक नया वो आता है उस विल पावर से, उस टोटल कमिटमेंट से, उस पूरी की पूरे समर्पण से। आप बहुत भाग्यवान हैं। आप एक उस भारत के तो देखेंगे जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जब आप अपने यौवन में, जब आप अपने उसके आगे अपनी मेहनत और लगन से आगे पहुंचेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़े भारत की आप होंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं होगा कि भारत के इतिहास में ऐसा हुआ। जब जापान का उदय हुआ तो वेस्ट के अंदर भी एक बड़ी बहस चली कि क्या एशियन कंट्री कोई जो है वो वेस्टर्न कंट्री से आगे निकल सकता है। तो मैलिस एंडरसन करके एक हिस्ट्री के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे कहा गया कि एक स्टडी की जाए कि ये इकोनॉमी जो है इसका क्या इतिहास रहा। तो मैलिस ने किताब लिखी जिसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, और उसने वो फर्स्ट सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक लिखी। और उसमें उसने कहा कि इसमें से 1700 साल तक अधिकतर इंडिया की, नहीं तो कभी कभी चाइना की इकोनॉमी ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी। और बड़ी ही नहीं थी कि टुगेदर इन दोनों के बीच में लगभग 55 to 60% इकोनॉमिक पावर थी, बाकी सारी दुनिया में 40%। भारत ने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसेस देखी हैं। हमें 150-200 साल लगते हैं। ऐसे कई बड़े कालखंड आए हैं जिसमें वो अपनी पराकाष्ठा पर था, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, आर्थिक विकास की। लेकिन हम वहां से गिर भी सकते हैं। देयर इज नथिंग परमानेंट इन लाइफ। आपको अपने हर दिन की, हर उसकी रक्षा प्रतिदिन करनी पड़ती है। ये एक परपीचुअल स्ट्रगल होता है। नेशनहुड और राष्ट्र को मजबूत रखना ये एक निरंतर संघर्ष है, जैसे कि आपका भी संघर्ष निरंतर है। ये कभी समाप्त नहीं होता। आखिरी सांस तक आपका जीवन तब तक सार्थक है जब तक आप सोचते हैं कि मेरे लिए करने के लिए कल भी कुछ है। अगर आपके पास कल कुछ नहीं है तो आपका जीना बेकार है। आप सोचते हैं और जो कल मैंने करना है वो डिसिप्लिन आपके अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा कर देगी। उसके लिए शक्ति भी आएगी, समय भी होगा, संयोग भी होगा और आप उसे कर भी पाएंगे और आप कामयाब हों। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों को मेरा बहुत बहुत हो। आप भारत के भविष्य हो, के कर्णधार हो। आप लोग फले फूले। मेरे